हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DPSA क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का फिजिक्स। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 जो है प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें से कुछ पाठ हम पढ़ा दिए थे। जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होता है, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। उसके बाद प्रकाशिक माध्यम 3 टाइप के होते हैं: पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और प्रभासी माध्यम। ये सब पीछे हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आपको हम पढ़ाए थे दर्पण। दर्पण भी पीछे हम लोग देख चुके हैं। फिर भी आज दर्पण थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके जो अगला टॉपिक है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमें पढ़ना है दर्पण, और दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण, दर्पण क्या होता है? दर्पण कोई भी ऐसी वस्तु होती है जो किसी भी जो भी कोई प्रकाश आता है, इधर से जो भी कोई प्रकाश आता है, मान लीजिए वस्तु है, और इस वस्तु पर जो भी कोई प्रकाश पड़ती है तो इसका 98% प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो इस वस्तु को क्या कहते हैं? दर्पण कह सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो आने वाले अपने और उसके ओर आने वाले प्रकाश को 98% क्या करती है, 98% परावर्तित करती है, रिफ्लेक्स कर देती है। तो उस वस्तु क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। या दूसरी तरीके से बता सकते हैं, कोई भी ऐसा समांगी माध्यम, कोई भी ऐसा समांगी या पारदर्शी माध्यम जिसके जैसे कांच है, कोई भी ऐसा समांगी माध्यम जिसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दी जाए तो प्रकाश का परावर्तन दूसरे पृष्ठ से होता है, तो वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अतः कह सकते हैं जब कोई कांच है, कांच क्या है? पारदर्शी माध्यम है। इसका मतलब कांच से एक साइड से टार्च जलाएंगे तो कांच में से होकर के प्रकाश दूसरी साइड चला जाएगा, तो कांच क्या होगा? पारदर्शी माध्यम। और कांच के किसी एक सतह पर, किसी एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं। इसके 2 पृष्ठ हैं, एक तो नीचे, एक ऊपर। नीचे वाले को हम लोग पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश का परिवर्तन जो होगा वह इस वाले पृष्ठ से हो जाएगा। ये जो इस प्रकार जो प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण। क्या बोलेंगे? दर्पण। दर्पण जो होते हैं, ये हमारा दर्पण का डिफिनेशन हो गया कि जब किसी कांच की सतह पर, जब किसी कांच के किसी एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं तो दूसरे पृष्ठ से क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है। लाल ऑक्साइड, दूसरे पहले पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड के क्या करते हैं कि हम लोग पॉलिश कर देते हैं, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं दर्पण। अब जो आपका दर्पण है ये 2 टाइप का होता है। दर्पण कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला आपका होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा जो आपका होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, बाल झाड़ने के लिए जो यूज करते हैं, वो कौन सा होता है दर्पण? वो समतल दर्पण होता है। तो उसका जो सतह होता है, उसका पृष्ठ देखिएगा, वो एकदम क्या होता है? प्लेन होता है। तो समतल होता है उसका पृष्ठ, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। ऐसा पृष्ठ जिसका, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण को हम लोग यही निपटा लेते हैं। इसकी खास 2-3 बातें हमें याद रखनी है। पहला, समतल दर्पण, इसकी पहला, इसका जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है, यह सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। आभासी
एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनता है और सीधा बनता है। जैसे आप आईना है ये आपके सामने और आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपकी मुड़ी ऊपर की तरफ है, आपका फेस क्या है ऊपर की तरफ है गर्दन, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी ऊपर की तरफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ना कि उल्टा बनेगा। आप जब भी देखते हैं तो सामने आपकी चेहरा क्या होता है, आईने में सीधा दिखाई देता है, उल्टा तो उसमें देखता नहीं है। जब आईना देखेंगे तो ये चेहरा अगर आपका ऊपर की तरफ है तो आईने में भी चेहरा क्या होता है ऊपर की तरफ होता है। ये नहीं कि आपका आप खड़े हैं आईने के सामने आपके आईना में जो आपका चेहरा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, नहीं, उल्टा नहीं बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और ये आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। दूसरा कि जितनी बड़ी वस्तु होती है प्रतिबिंब भी उतना ही बनता है। अगर वस्तु की लंबाई, अगर ये आपका क्या है आईना है और आपकी लंबाई ये है तो आपकी लंबाई के बराबर ही इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और आईने से आप जितनी दूरी पर हैं, आप दर्पण से जितनी दूरी पर हैं, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु होती है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतने ही दूरी पर बनता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रतिबिंब हम लोग पढ़ लिए, सदैव आभासी और सीधा बनेगा। इसकी वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वस्तु की आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर बनता है। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, उतना ही बड़ा बनेगा। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि आप दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, दर्पण से उतने ही दूरी पर बनेगा। चौथा हम देखते हैं, जब हम आईना देखते हैं, मतलब दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं, आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो आपका दायां हाथ बाएं में दिखता है और बायां हाथ बाएं में दिखता है। तो इसे बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमणता। इस घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमणीयता। इस घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमणता। जब हम समतल दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो दायां हाथ बाएं की तरफ दिखता है और बायां हाथ दाएं की तरफ दिखता है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमणता बोलते हैं। ये जितनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाई गई है ये किसके है, समतल दर्पण के। तो ये समतल दर्पण में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। आप इतना याद कर लेंगे तो समतल दर्पण से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहला समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या बनता है, आभासी व सीधा बनता है। दूसरा, जो इसका प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, वस्तु से जितनी दूरी, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की आकार के बराबर बनता है, जो प्रतिबिंब होती है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और तीसरा, जब हम आईने में जब दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो दायां हाथ बाएं की तरफ दिखता है, बायां हाथ दाएं की तरफ दिखता है। तो इस क्रम को, इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्व उत्क्रमणता कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमणता। तो ये रहा हमारा समतल दर्पण। अब आते हैं गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है ये दो टाइप का होता है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। चलिए समतल दर्पण तो हम लोग पढ़ ली, पढ़ते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे प्लास्टिक का गेंद देखें आप लोग, प्लास्टिक के गेंद देखे होंगे, तो जिस तरीके से प्लास्टिक के गेंद होता है उसी तरीके से कांच का गेंद ले लेंगे। क्या लेंगे,
कांच का हम लोग गेंद लेंगे और इस कांच के गेंद में से हम लोग क्या करेंगे, दो भाग कर देंगे और इन दोनों भागों में से कोई एक भाग ले लेंगे। ये हो गया हमारा एक भाग। ठीक है। अब जो कांच का खोखले गोला का एक भाग होता है, इसके किसी भी पृष्ठ पर आप क्या कर दीजिए, पालिश कर दीजिए। चाहे आप इसके बाहर वाले पर पालिश कर दीजिए, चाहे आप इसके अंदर वाले पृष्ठ पर पालिश कर दीजिए। जब किसी एक पृष्ठ पर पालिश कर देंगे तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परिवर्तन होने लगेगा। कांच के खोखले गोले के एक भाग पर हम किसी एक पृष्ठ पर पालिश कर देंगे तो दूसरे पृष्ठ से क्या होगा, प्रकाश का परिवर्तन होने लगता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक पृष्ठ को पालिश कर देने पर दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परिवर्तन होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, गोल हो, गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं यहां से जो हमारा कांच का गोला था, इसे हमने क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक भाग तो हम फेंक दिए हैं, हमने एक भाग ले लिया है ये वाला। तो देखिएगा आप जब प्लास्टिक की गेंद को आप ऐसे बीच से काटेंगे तो दो कटोरे छोटे छोटे मिलेंगे। एक अलग कटोरा होगा, एक अलग कटोरे जैसा दिखाएगा। एक तो फेंक दिए हैं, एक हमारे पास बचा हुआ है। ये कटोरे जैसा आकृति बनाएगी। अब कटोरे जैसा बनाएगा तो इसके पास दो ऑप्शन है, दो पृष्ठ होते हैं। एक तो अंदर वाला, तो क्या होता है, अंदर के जैसे कोई चीज कटोरा है, कटोरे में हम कुछ रख के खाते हैं, जिसमें दाल चावल रखी होती है। कटोरा के अंदर वाला जो पृष्ठ होता है जिसपे हम लोग दाल चावल रखते हैं, वो हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ दबा होता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ। और जो बाहर का पृष्ठ होता है, जो पृथ्वी पर रख देते हैं, जैसे कहीं जमीन पर धरती पर रख देते हैं, तो जो पृष्ठ पृथ्वी से लगा होता है, सटा होता है, बाहर से उभरा हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ। ठीक है। अब सोचिए, गोलीय दर्पण के दो ऑप्शन हो गए। या तो आप बाहर पालिश कर देंगे तो अंदर वाले से प्रकाश का परिवर्तन होगा, अगर आप अंदर वाले को पालिश कर देंगे तो बाहर वाले से प्रकाश का परिवर्तन होगा। इसका मतलब कि दो होगा। गोलीय दर्पण कितने तरीके से हो सकता है, दो। इसलिए कौन कौन सा दर्पण बनता है गोलीय दर्पण, एक अवतल दर्पण, दूसरा अवतल, एक तो पहला अवतल और दूसरा उत्तल। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। जिसे मान लीजिए यह हमारा गोलीय दर्पण है, तो हमारे पास दो पृष्ठ हो गया। एक तो बाहर से उठा हुआ है, इसे बोलेंगे हम लोग उत्तल पृष्ठ, और जो अंदर की तरफ दबा हुआ है इसे क्या बोलेंगे, अवतल पृष्ठ। अगर मैं उत्तल वाले को पालिश कर दूं आयरन ऑक्साइड से, या पारे से मैं क्या कर दूं, पालिश कर दूं, तो बचा कौन सा, उत्तल वाला तो पालिश हो गया, बचा कौन सा, अवतल। तो प्रकाश का परिवर्तन अगर कराना पड़ेगा तो किस पृष्ठ से होगा, अवतल से। तो जब प्रकाश का परिवर्तन अवतल पृष्ठ से हो रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। बातें समझ में। एक कांच का खोखला लिया हमने, उसमें से दो भाग कर लिए, एक भाग को हम लोग फेंक दिए, बचा हमारे पास एक भाग। एक भाग में जो बाहर वाला होता है, बाहर वाले को हमने क्या कर दिया, पालिश कर दिया, और बाहर वाले का मतलब उत्तल पृष्ठ पालिश कर दिया, तो बचा कौन सा, अवतल। तो प्रकाश का परिवर्तन किस पृष्ठ से होगा, अवतल पृष्ठ से। तो इस प्रकार जो बना दर्पण होगा उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग पर, कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग पर इस प्रकार से पालिश करते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन अवतल पृष्ठ से हो। इस पृष्ठ से, दबे हुए पृष्ठ से, अवतल पृष्ठ से हो। तो इस प्रकार बना दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है, तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अब हमें क्या पढ़ना है, उत्तल दर्पण। अभी तो हम बाहर वाले को पालिश किए थे, तो अंदर वाले से प्रकाश का परिवर्तन हुआ था।
इस बार हम क्या करते हैं, दबे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं। जो अंदर से जो बाहर अंदर की तरफ दबा हुआ है उस पृष्ठ को पॉलिश कर देंगे। इसका मतलब अवतल पृष्ठ को पॉलिश कर देंगे तो बचेगा कौन सा पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ। तो प्रकाश का प्रवर्तन किस पृष्ठ से होगा, उत्तल पृष्ठ से। तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। जब किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग पर इस प्रकार से पॉलिश कर दिया जाए कि प्रकाश का प्रवर्तन उठे हुए पृष्ठ से हो, उभरे हुए पृष्ठ से हो, इस प्रकार बना दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो दर्पण हम लोग देख लिए। अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या चलिए देखते हैं वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है। जैसे ये हमारा दर्पण हो गया और उभरे हुए पृष्ठ को हमने पॉलिश कर दिया है तो प्रकाश का प्रवर्तन होगा किस से, बोलिए किस पृष्ठ से होगा। उभरे हुए पृष्ठ को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया तो बचा कौन सा पृष्ठ, अवतल पृष्ठ। तो दबा हुआ पृष्ठ, तो दबे हुए क्या बोलते हैं, अवतल पृष्ठ। जो अंदर की तरफ दबा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, अवतल पृष्ठ। तो प्रकाश का प्रवर्तन अवतल पृष्ठ से होगा। तो ये कौन सा दर्पण बना, अवतल दर्पण। अच्छा सोचिए एक बार, ये जो दर्पण आपके सामने दिखाई दे रहा है ये कहाँ से हम लोग लिए थे, कांच के गोले से ही तो लिए थे। अगर फिर से मैं इसको अगर एक कल्पना करूं तो फिर से क्या बन जाएगा, गोला बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसे हम लोग काट के क्या कर दिए थे, दर्पण बना दिए थे। तो गोली दर्पण पुराना वाला जिस खोखले गोले का क्या है, भाग है, तो उसका जो गोला है तो कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र होगा। तो उसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को हम लोग सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये केंद्र हो गया और ये परिधि। तो केंद्र परिधि का मतलब कि केंद्र और ये दर्पण की जो बीच की दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बनाएंगे तो अवतल दर्पण का था, अगर उत्तल दर्पण का भी बनाएंगे तो फिर ऐसा ही बनेगा। अंदर वाला पृष्ठ क्या कर देंगे हम लोग, पॉलिश कर देंगे। तो बाहर वाले पृष्ठ उभरा हुआ है, उभरा का मतलब उत्तल, उससे उभरा हुआ उससे उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ से क्या होगा, प्रकाश का परिवर्तन होगा। जिस पृष्ठ से प्रकाश का परिवर्तन होगा वही दर्पण होगा। अगर उत्तल वाले से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण। ये भी किसी न किसी कांच के खोखले गोले से ही बनाया गया। अगर इसको भी गोला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोला बनेगा। और इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। आगे हम लोग देखते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, ध्रुव क्या होता है। ठीक है। तो ये दर्पण है और दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। एन से लेकर के एम डैश तक क्या है, परावर्तक पृष्ठ। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिस पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन होता है उस पृष्ठ को प्रकाश का जिस पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन होता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो आप एम से लेकर के एम डैश तक कहीं भी प्रकाश आएगा तो उस क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रवर्तन हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी लाइट आएगा तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रवर्तक पृष्ठ।
और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, मध्य में क्या होता है, बीच में, तो एम और एम डैश के बीच में आ जाएंगे मध्य में। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हमारा क्या था, वक्रता केंद्र, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव। इसी तरीके से इसका भी देखेंगे, उत्तल दर्पण का भी यहां से लेकर के यहां तक क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बीच वाले बिंदु को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और आपसे एग्जाम में आगे लिखने के लिए आप कोई पूछ ही दिया आपसे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को, इसको मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं। आगे देखिए, उसके बाद हम देखेंगे, ये हो गया दर्पण का ध्रुव। और देखेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, आप लोग हेडिंग बनाते रहिएगा। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए गोला बना देंगे तो ये गोला बनेगा, तो ये हो गया वक्रता केंद्र, क्योंकि सेंटर यही हो जाएगा, क्योंकि हर जगह इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी। ये हो गया केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र और परावर्तक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ये वक्रता केंद्र है, दर्पण का ध्रुव है, दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका भी देखेंगे। ये है वक्रता केंद्र और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो 4 डिफिनेशन आपके हो गए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव और मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जो होता है, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, कांच के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फोकस बिंदु। फोकस बिंदु और फोकस पॉइंट, यानी फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल एस से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर लेते हैं। देखिए फोकस बिंदु क्या होता है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए ये क्या हमारा मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक जब प्रकाश की किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। जब मुख्य अक्ष के समानांतर आई है और ये क्या है, दर्पण है, तो कहीं कभी न कभी क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो परिवर्तित किरण भी होगी। तो जो परिवर्तित किरण होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, टकराने के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष का ये बिंदु है, और टकराने के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर जा रही है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में।
अवतल दर्पण में मुंह खींच के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण में मुंह खींच के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अब गया तो परिवर्तन होगा तो फिर अपने ही माध्यम में आएगी, फिर अपने माध्यम में वापस का हो गई, लौट गई। तो अगर इसको आगे तरफ बढ़ा दिया जाए तो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, वास्तव में तो होता नहीं है ऐसा, बस प्रतीत होता है। इससे बिंदु से प्रतीत हो रहा है कि इसी बिंदु से होकर क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि सीधी रेखा ही बना रहा है, तो लग रहा है कि इसी बिंदु से होकर जा रहा है। जिस बिंदु से लग रहा है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। यानी उत्तल दर्पण में मुंह खींच के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं जाती है, बस जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण में मुंह खींच के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और उत्तल दर्पण में मुंह खींच के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, तो देखिए ये कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु, और ये क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बना दे, 90 डिग्री का। ये मुख्य अक्ष हो गया और इसके साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत और किस बिंदु से, फोकस बिंदु से जाने वाली जो आपका क्या होती है, रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को फोकस तल कहते हैं। यह आपका क्या है, मुख्य अक्ष, इसके लंबवत और किस बिंदु से, तो फोकस बिंदु से, तीसरे क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस तल कहेंगे। ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को फोकस तल कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, तो जो फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु और दर्पण का जो ध्रुव होता है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर लेते हैं। स्मॉल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है। फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी की जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, क्योंकि छोटा दूरी तो है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, इसलिए फोकस दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। आज के लिए बस इतना ही। फिर जो अगला होगा प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।